नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश मार्केट आउटलुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। देखिए, शेयर बाजार में अनिश्चितताएं बनी ही रहती हैं। शेयर बाजार अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इनफैक्ट ट्रंप साहब ने शुक्रवार की टाइमलाइन से पहले ही ईरान के साथ डील पर साइन कर दिए हैं। कच्चा तेल $80 के नीचे फिसल गया है। बाजार 24,000 के ऊपर ट्रेड करने लगा है। पिछले शुक्रवार से लगातार बाजार में तेजी जारी है। तो फिर अब किस बात की अनिश्चितता? देखिए, जैसे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वैसे ही बाजार में भी कोई ना कोई चिंता, कोई अनिश्चितता बनी ही रहती है। अब जो नई मुसीबत बाजार के लिए सामने आन खड़ी हुई ना, वो है मॉनसून। जी हाँ, बारिश जो कि देरी से आने की आशंका है और सामान्य से कम भी रह सकती है। ऐसे में अनुशासन यानी डिसिप्लिन ही बाजार में काम आता है। और अगर आपको बाजार में बड़ा पैसा बनाना है तो डिसिप्लिन सीखना ही पड़ेगा। और अगर आपको डिसिप्लिन सीखना है तो उसके लिए बाजार के जो दिग्गज हैं, मार्केट वेटरन्स हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके पास दशकों का तजर्बा है। ऐसे ही एक दिग्गज के साथ आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, जिनके पास बाजार में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव मौजूद है। और इसी अनुभव, इसी तजुर्बे में से थोड़ा सा हिस्सा हम आज आपके लिए पेश करने वाले हैं, आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके पोर्टफोलियो में भी 4 चांद लग सकें और आप बाजार में बड़ा पैसा कमा सकें। ये दिग्गज हैं नन अदर देन मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, आपसे बातचीत करने का मौका देने के लिए। तो सर, सबसे पहले मैं इसी बात पे ही आपसे राय लेना चाहूँगा कि जो यूएस ईरान की जंग है, उसको लेकर जो पीस डील है, जो एमओयू है, वो साइन हो चुका है, समय से पहले साइन हो चुका है। तो क्या मानकर चले सर कि क्या जंग खत्म हो चुकी है या अभी भी कुछ बाकी रह गया है? जी, जंग खत्म हो चुका ये मानना सही नहीं होगा, मैं ये मानता हूं, क्योंकि देखिए, एक तरह से युद्ध विराम हो गया है, ऐलान कर दिया गया है, पर एक 60 दिन का पीरियड है जिसमें दे आर सपोज टू नेगोशिएट फाइनल डील। अब इस फाइनल डील के बहुत सारे इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर आर्मामेंट्स को लेके, जहां पे सहमति, जहां पे एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। और वहां पे आज तक जो दोनों देशों का परिस्थिति है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, दोनों का जो सोचना है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसको लेके चलेगा अगला 60 दिन, पर उम्मीद ये रहेगी कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आए ताकि युद्ध वापस चालू ना हो। अगले 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक फाइनल एग्रीमेंट हो सके दोनों देशों के बीच में। अगर हम ये मान के चलते भी हैं, जैसा हम आंकड़ों में देख भी रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा भी कि $80 के नीचे कच्चा तेल चला गया, बाजार भी आप देखिए 5 दिन से चल रहा है 24,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब तो 24,100 भी पार हो चुका है। लेकिन सर, अब बाजार के लिए एक नई चिंता पैदा हो गई है। चिंताएं तो हमेशा बनी रहती हैं, अनसर्टेनिटीज तो बनी रहती हैं बाजार में। अब जो नई चिंता है वो है मानसून। मानसून अब बाजार को सताने लगा है सर। बारिश सामान्य से कम रह सकती है, ऐसा आईएमडी का अनुमान है। ये कितना बड़ा कंसर्न है सर, जबकि हम एग्री आउटपुट और इन्फ्लेशन से पहले ही जूझ रहे हैं। तो एग्री आउटपुट और इन्फ्लेशन के हिसाब से ही जो मानसून अगर सामान्य से कम रहता है, बारिश कम रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन और कहीं ना उसे बिगाड़ दे, एल नीनो ना उसको बिगाड़ दे, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है? ये संदीप बहुत बड़ी चिंता की बात है। देखिए, इंडिया में मॉनसून एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये डायरेक्टली एग्रीकल्चरल कमोडिटी का प्रोडक्शन के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, जो कि इनके प्राइस लेवल पे रिफ्लेक्ट करता है। पर इसके अलावा भी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल का जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड पे देखने को मिलता है, जो कि हर कोई सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। आप एफएमसीजी की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, टू व्हीलर्स की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, हर जगह पे डिमांड पे इसका असर देखने को मिलता है। तो मॉनसून का अगर क्वांटिटी अगर सही ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही ना हो, वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव नहीं है और मार्केट के लिए भी पॉजिटिव नहीं है। आज के दिन में जो स्थिति बन रहा है, आईएमडी की बात करें या स्काईमेट की बात करें या कोई भी बाकी जो विदेशी वेदर फोरकास्टर्स हैं उनकी बात करें, उनसे ये साफ लग रहा है कि यहाँ पे मॉनसून ए डिलेड है, बी शायद जो नॉर्मल लेवल है उससे कम होगा। अब कितना कम होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में इकोनॉमिक स्थिति और मॉनसून का कम होने का इम्पैक्ट इकोनॉमी में कितना होगा। और इसके बाद भी हम लोगों को मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ बारिश हो रहा है, जो कैचमेंट एरिया है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल बेल्ट है, वहां पे सही ढंग से बारिश हो रहा है या नहीं, इसके में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
तो मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य से कम बारिश रहती है तो इकोनॉमी के ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कच्चा तेल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। मानसून के अलावा कच्चा तेल $80 के नीचे आ चुका है, जो एक समय ये जो युद्ध चल रहा था 28 फरवरी से जो शुरू हुआ था वो $120 के पार भी चला गया था। इससे सर इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि इससे डायनामिक्स कैसे बदलेंगे। चाहे हमारे इंपोर्ट बिल की बात करें, इंपोर्टेड महंगाई की बात करें, शेयर बाजार की बात करें, लोगों के इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर पोर्टफोलियो की बात करें, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की ही बात कर लें, ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, ये जो कच्चा तेल नीचे आया है, किस तरह से इंपैक्ट करेगा इन सारे डायनामिक्स को? देखिए संदीप जी, इसके साथ आपने जितने भी जो पॉइंट्स गिनाए हैं, इसके साथ मैं करेंसी रुपी का डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देता हूं। ये सारे रिलेटेड है कच्चा तेल के प्राइसेस से। और सरकार के तरफ से एक तो जो सरकार और आरबीआई ने जो कदम लिए हैं उससे कुछ हद तक रुपी को फायदा हुआ, और साथ साथ कच्चे तेल का प्राइस कम होने का भी बहुत बड़ा फायदा स्ट्रक्चरली हुआ रुपी को। इसके चलते रुपी में अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला। उम्मीद यह है कि और भी रिकवरी रुपी में देखने को मिलेगा, जिससे कि हमारा फिस्कल पोजीशन स्ट्रांग होगा। अब कच्चे तेल की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया का जो बजट बना है वो लगभग $65 से $70 ब्रेंट पर बैरल के हिसाब से बना है। और वहां से जैसे आपने जिक्र किया 120 तक जब चला गया था, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था इंडिया के लिए, इंडिया के फिस्कल के लिए। इसीलिए करेंसी में भी इतना शार्प डेप्रिसिएशन देखने को मिला था। और अभी जो जबरदस्त रिकवरी पिछले 5-6 दिनों में देखने को मिला है युद्ध विराम ऐलान होने के बाद, इसके चलते सिग्निफिकेंट रिकवरी, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे आएगा। और या दूसरी तरह से कह सकते हैं, जितना नेगेटिव इंपैक्ट की हम बात कर रहे थे उससे बहुत कम नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे आएगा। और $78 पर बैरल ब्रेंट जो ग्रुप जहां पे कच्चा तेल काज कर रहा है, वहां पे इंडिया के लिए कुछ हद तक मैनेजेबल स्थिति है। आने वाले दिनों में ईरान के ऊपर से सैंक्शंस अगर हटाया जाए, ईरान का कच्चे तेल का सप्लाई वापस वर्ल्ड मार्केट में आ जाए, तो शायद कच्चे तेल का प्राइस और भी स्ट्रक्चरली कम हो सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कच्चे तेल का ट्रेडिंग के कारण होता रहता है, पर अगर वापस $70 पर बैरल के आसपास आ जाता है तो मुझे लगता है इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद। ठीक है, तो अगर $70 तक और गिर गया क्रूड, ईरान के ऊपर पाबंदियां हट जाती हैं, जो कि डिपेंड करेगा, ये जो फाइनल डील होने वाली है 60 दिन तक जो नेगोशिएशन चलेंगे उसमें डिपेंड करेगा। तो अगर $70 आ गया क्रूड तो हमारे लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। रुपये की जो कमजोरी है वो थम गई है और आगे असर कह रहे हैं कि और भी हो सकता है कि रुपये में मजबूती शायद आपको आती हुई नजर आ सकती है। चलिए कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स की भी बात करें। सर, फेड की हाल ही में जो पॉलिसी आई उसमें उन्होंने अपनी कमेंट्री में महंगाई की चिंता जाहिर की है। जाहिर सी बात है सप्लाई साइड इश्यूज हैं रादर देन डिमांड साइड इश्यूज। लेकिन अब जब सर कच्चा तेल $80 के नीचे आ गया है, अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव में बातचीत करूं, तो क्या हमारे लिए हमारी महंगाई के हिसाब से या फिर रेट हाइक के हिसाब से जो डर थी, जो आशंका थी, क्या उससे राहत मिल जाएगी? अब हम मान के चलें कि रेट हाइक के डर पीछे हैं हमारे, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है? नहीं संदीप, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए कच्चे तेल का तो एक डर बहुत बहुत जबरदस्त डर था, वहां पे हम लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिला है। पर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी, और अगर आप मॉनसून की बात देखें तो वहां पे जो समस्या हमारे सामने है उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, और उससे भी इसके ऊपर ओवरऑल सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ सकता है। अगर एग्री कमोडिटी का प्रोडक्शन कम हुआ तो जो रिटेल इन्फ्लेशन वो बढ़ सकता है, और इसके साथ साथ WPI भी बढ़ सकता है। तो हम लोगों को लगता है कि अभी इस पे कोई डिसीजन लेना या जजमेंट पास करना सही नहीं होगा। ये आरबीआई का जो स्टैंड है, वेट एंड वॉच, वही रहना पड़ेगा। और अभी हड़बड़ा के ना तो ब्याज दर घटाना चाहिए ना तो बढ़ाना चाहिए, इस पे वॉच रखना चाहिए। अच्छा, मतलब स्टेटस को है, आप कह रहे हैं कि अभी देखना होगा कि नंबर्स कैसे पैन आउट करते हैं। हालांकि आरबीआई ने सर अपना जो महंगाई का अनुमान है उसको ऊपर की ओर ट्वीक कर दिया है और ग्रोथ का जो अनुमान है उसे नीचे की तरफ लोअर कर दिया था। अब आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में सर कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जिससे एफआईज की बिकवाली थमी है। बॉन्ड मार्केट में तो कुछ खरीदारी भी शुरू हो चुकी है उनकी ओर से। बड़ा सवाल है सर इक्विटी मार्केट को लेकर। शेयर बाजार में अगर एफआईज की वापसी होनी है, बड़े पैमाने पर वापसी होनी है, जो कि काफी अहम माना जाता है इंडियन मार्केट्स की ग्रोथ के हिसाब से, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, पहले तो मुझे ये बताइएगा। और दूसरा, अगर इनकी वापसी होनी है भारतीय शेयर बाजार में तो उसके लिए क्या कदम उठाने होंगे? क्या सरकार को कुछ करना होगा? जैसे बॉन्ड मार्केट में कुछ ईज ऑफ किए गए हैं, नियम आसान किए गए हैं, क्या कुछ वैसे ही कदम उठाने की जरूरत है?
देखिए, बॉन्ड मार्केट में सरकार के जो कदम थे वो जरूरी था और उसके चलते बॉन्ड मार्केट में बहुत ही अच्छा मोमेंटम वापस आया है और ये बरकरार रहेगा। आप FCNR-B डिपॉजिट की बात करें या ECB की बात करें, वो बिल्कुल पॉजिटिव है। और आप किसी का भी अनुमान ले लीजिए, 70 से 90 बिलियन डॉलर तक वापस आने की संभावना है इंडियन मार्केट में, जो कि करेंसी को हेल्प करेगा, जिसका जिक्र मैं अभी अभी कर रहा था। इक्विटी मार्केट अलग डायनामिक्स है और इक्विटी मार्केट में कुछ ये रेगुलेशन ट्वीक करने से इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ा सुधार नहीं आ सकता है। ये हम लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा। हाँ, कैपिटल गेन्स टैक्स, STT वगैरह लेके इन्वेस्टर्स के मन में कुछ क्षोभ है, पर इसको ठीक करने से भी निवेशक अभी पैसा नहीं लगाएंगे। इसका मुख्य दो कारण है। एक तो दुनिया भर में जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रैली चल रहा है, जो AI रिलेटेड रैली चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो AI प्ले कुछ है नहीं आज के दिन में। और इसीलिए निवेशक जो साउथ ईस्ट एशिया में भी कोरिया, ताइवान वगैरह के मार्केट में जबरदस्त रैली हो रहा है, उनके AI स्टॉक्स को सेंटर में रख के। US में तो हो ही रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो स्टॉक्स नहीं है, तो इसीलिए निवेशक इंडिया में पैसा नहीं निवेश कर रहे हैं, इंडिया से पैसा वापस ले जा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया का जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ और लगभग 10-12%, ज्यादा से ज्यादा 15% तक की ग्रोथ की मैक्सिमम आप बात कर सकते हैं इस साल में, करंट फिस्कल में। पर वहां से भी अगर आप देखेंगे, वहां से एक तो करेंसी डेप्रिसिएशन, इतना दिन तक करेंसी डेप्रिसिएशन का इशू था। 3-4% तो नॉर्मल ईयर में डेप्रिसिएशन होता है, साथ में 2-2.5% कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह का इंसिडेंस होता है। तो 10-12% अगर आपको रिटर्न मिले और उसमें से 5-6% अगर निकल जाए ये डिप्रिसिएशन और कैपिटल गेन्स टैक्स बोल के, तो आपके पास 5-6% ही रह जाता है निवेशक के पास। और ये विदेश में जो निवेशक बैठे हुए हैं, उनको वहां पे टैक्स फ्री, रिस्क फ्री रिटर्न जो US सरकारी इंस्ट्रूमेंट में लगा के 4.5-5% रिटर्न मिल रहा है, वो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेके इंडिया में पैसा लगाए? तो मतलब कोई लॉजिक नहीं है उनके लिए इंडिया में बहुत बड़ा रकम निवेश करना, अनलेस इंडियन अर्निंग्स रिकवर। और अर्निंग्स में सिग्निफिकेंट रिकवरी है। और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पास में जो हमारे साउथ कोरिया है, वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ लगभग 100% एक्सपेक्टेड है करंट फिस्कल में। ताइवान में 80-90% अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप कंपेयर करें, जो निवेशक US में बैठा है, यूरोप में बैठा है, उनके लिए जो जिस मार्केट में 100% के आसपास अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, उस मार्केट में वो पैसा लगाएंगे, या जहां पे 15% मैक्सिमम अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वहां पे पैसा लगाएंगे? ये अगर हम पूछे तो सवाल जवाब साफ हो जाता है। इसीलिए पैसा इंडिया में नहीं आ रहा है और आने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, इतना जल्दी नहीं आएगा जब तक अर्निंग्स रिकवरी सिग्निफिकेंटली नहीं देखने को मिलेगा, या AI रिलेटेड कुछ नया ब्रेक थ्रू वाला कंपनी इंडिया में लिस्टिंग स्पेस में नहीं आएगा। सर, हम करार तो कर रहे हैं, हमारी IT कंपनियां बातचीत कर रही हैं, कुछ करार भी चल रहे हैं, तो क्या मान के चलें कि जब तक AI को लेकर हम बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक FIIs नहीं लौटेंगे? आपके कहने का मैं यही मतलब समझूं? देखिए, दो चीज है, या तो AI रिलेटेड जो रैली चल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए और वहां पे वो रैली फिजल आउट कर जाए, तब नॉन AI, हम इंडिया नॉन AI बेट की तरह मानना पड़ेगा। और AI से सबका नजर अगर उठ जाता है तो इंडिया में पैसा आएगा, और जब तक सबका नजर AI पे लगा हुआ है तब तक इंडिया में पैसा आना मुश्किल है। 15-16% मैक्सिमम, 15-16 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 10-12% एक्सपेक्टेड है अर्निंग्स ग्रोथ। ऐसे कंट्री में कैसे पैसा आएगा? FIIs कैसे पैसा लाएंगे? ये एक्सपेक्ट करना मतलब सही नहीं है। हाँ, ये बात, इसका मतलब ये नहीं कि FIIs की तरफ से खरीदारी नहीं आएगा, सिलेक्ट पॉकेट्स में खरीदारी करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जरूर खरीदारी करेंगे। बहुत लॉन्ग ओनली फंड्स है, वो स्ट्रक्चरली कुछ की जगह पे निवेश करेंगे, पर जो FII का पैसे का जो फ्लड, जो बहुत बड़ा पैसा है ना, वो एक्सपेक्टेशन करना सही नहीं होगा। ठीक है, तो कहाँ 80 से 100% की ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में अर्निंग्स ग्रोथ, कहाँ हमारी 10 से 12% की अर्निंग ग्रोथ, उसमें भी इतना टैक्सेशन और करेंसी का जो एडवर्स मूवमेंट है, जैसे हम करेंसी का कमजोरी कहते हैं, वो उनके रिटर्न्स को पूरी तरह से इरोड कर देती है और हम AI में ऑलमोस्ट एब्सेंट है। सर, आपने तो पहली बार ये नॉन AI टर्म यूज़ कर दिया। भारत एक नॉन AI इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, तो जब तक हम AI डेस्टिनेशन नहीं बनते या AI डेस्टिनेशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तब तक FIIs की वापसी हो जाएगी।
ये थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। अर्निंग्स ग्रोथ तो हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं इनफैक्ट सर अर्निंग्स के ऊपर ही अगला सवाल पूछने भी वाला था। अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो जंग का असर मार्च तिमाही में सर 1 महीना था, क्योंकि 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, और जून तिमाही की जहां तक बात है तो मोटा मोटी 2 महीने कह सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले से ही हम देख रहे हैं कि ये अनाउंसमेंट हो गया था कि डील होने जा रही है। तो जून का जो बाकी बचा फेज है, क्या इससे अर्निंग्स में बड़े सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं जब जून तिमाही के नतीजे आएंगे, या फिर उतना खराब नहीं होगा जितना एक्सपेक्टेड था? नहीं संदीप, ये एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा। ये तिमाही में नतीजे खराब होंगे। सारे जो वार रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे इस क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। नॉर्मली देखिए कंपनीज के पास 1 महीने का इन्वेंट्री रहता है, 1 महीने का कुशन रहता है, तो मुझे तो लगता है कि मार्च में वो कुशन इनको हेल्प किया, सब कंपनी को हेल्प किया, इसीलिए कोई नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव असर ये युद्ध का लास्ट क्वार्टर जो नतीजे आए उसमें देखने को नहीं मिला। पर इस क्वार्टर में जो जहां पे हम बैठे हुए हैं, अप्रैल में पूरा जंग का महीना था, और जून भी आज 15 तारीख तक आप मान लीजिए जंग का स्थिति था, और ये सप्लाई चेन वगैरह ठीक होने में, नॉर्मल सब कुछ रिटर्न होने में टाइम लगेगा। तो इस क्वार्टर में नतीजे बिल्कुल सही नहीं आएंगे, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही सबड्यूड है और होना भी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे नंबर्स मार्च तिमाही में आए थे उससे खराब नंबर्स की उम्मीद है जून तिमाही में? जी ठीक है, बिल्कुल। लेकिन सर अब सवाल यही है, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि अर्निंग्स अगर खराब होंगी सर, तो मिड कैप स्मॉल कैप जो कि बहुत अच्छा चल चुके हैं, जो हमने मार्च में एक बहुत बड़ा फॉल देखा और अप्रैल में जो एक शार्प रिकवरी देखी मिड कैप स्मॉल कैप में, उसके बाद अब फोकस कहाँ होना चाहिए? क्या मिड कैप स्मॉल कैप पे ही ज्यादा नजर होनी चाहिए, या फिर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए? जैसे आप कह रहे हैं कि अर्निंग्स तो सपोर्ट नहीं करेंगी, अगर अर्निंग्स सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप में जो तेजी आई है वो आगे जारी रहेगी, उसकी संभावना कम नजर आती है। ऐसे माहौल में, इस बैकड्रॉप में, जब आप कह रहे हैं कि जून तिमाही के नंबर्स अच्छे नहीं रहेंगे, तो क्या पैसा दिग्गजों में होना चाहिए, दिग्गजों में ही बनेगा, या फिर छोटे मझोले स्टॉक्स का भी कुछ एलोकेशन पोर्टफोलियो में होना चाहिए? देखिए पोर्टफोलियो तो बैलेंस्ड होना चाहिए। कुछ दिग्गज स्टॉक्स में जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी जबरदस्त करेक्शन हुआ है। एक तो ओवरऑल मार्केट के कारण, दूसरा एफआईआईज, जैसे आप कह रहे थे, हम लोग सब जानते हैं एफआईआईज ने जबरदस्त एग्जिट लिया है, और एफआईआईज का बहुत बड़ा होल्डिंग बड़े जो लार्ज कैप स्टॉक्स में थे, तो वहां से एग्जिट लेने के कारण लार्ज कैप में अच्छा खासा डिप देखने को मिला है। तो कुछ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लार्ज कैप्स मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में उनको शामिल करना जरूरी है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, लार्सन टुब्रो। अब लार्सन टुब्रो में जबरदस्त करेक्शन हुआ है। वेस्ट एशिया में इनका 40% के पास बिजनेस होता है, और वेस्ट एशिया में वार था तो करेक्शन हुआ, और वेस्ट एशिया का वार खत्म हो गया, और कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन होगा, और लार्ज एल&टी को और भी जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, तो रिकवरी भी बहुत अच्छा होगा। पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल गया है, और अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं, लार्सन उसमें रखना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला। पर मिड कैप स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में वो भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे क्वालिटी के मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स अवेलेबल है, और वहां पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। कोई जनरलाइज वे में ये सेक्टर में प्ले करना सही नहीं होगा। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, और सिलेक्ट स्मॉल कैप मिड कैप में जरूर अपने पोर्टफोलियो में उसको शामिल कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो सर आप कहेंगे कि रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप होने चाहिए। वैसे एक आइडियल मिक्स के हिसाब से कितना स्मॉल कैप मिड कैप किसी के पोर्टफोलियो में हो सकता है? 30%, 40%, 50%? देखिए ये पूरा रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, पर एक बिल्कुल जनरली अगर आप, मैं बोलूं संदीप जी के पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए आपकी उम्र के हिसाब से, तो मैं बोलूंगा आप 60% तक मिड और स्मॉल कैप पे रखिए, और 40% लार्ज कैप पे रखिए, एक बैलेंस्ड वे में पोर्टफोलियो बिल्ड हो। ये सिर्फ इक्विटी एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा भी एलोकेशन होने चाहिए आज के दिन में, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत जबरदस्त है। आपके पास कमोडिटी होने चाहिए, आपके पास फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड इनकम भी होना चाहिए, बाकी एलोकेशंस भी होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। चलिए, हमने मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर ली सर, कितना एलोकेशन वहां पे होना चाहिए। अब आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक पर, कहां नजर होनी चाहिए। सर 2 तबके हैं, देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। एक कहता है कि एआई, डिफेंस, बैंकिंग, डेटा सेंटर, ऑटो, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे पैसा बना है, ये ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं। क्या इन पर फोकस होना चाहिए, या फिर बीटन डाउन स्टॉक्स या बीटन डाउन सेक्टर, जिसमें आईटी एक ऐसा है, नॉन एआई की वजह से आईटी एक ऐसा है जिसकी बहुत ज्यादा पिटाई हुई है, वहां पर फोकस होना चाहिए? ग्रोथ को चेस करेंगे या वैल्यू को?
देखिए, आईटी से तो मैं दूर रहने की सलाह दूंगा कि एआई का जो डिसरप्शन है, देखिए वैल्यूएशन की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। एआई इज रियल और एआई विल चेंज द लैंडस्केप, ये तो बिल्कुल तय है। तो हमारे जो आईटी कंपनीज हैं वो अच्छे कंपनीज हैं, अच्छा मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट अच्छा है, पर इनको ये नया एआई वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट करने में, अपने आप को सेट करने में टाइम लगेगा। 1 साल 2 साल मुझे पता नहीं है, पर टाइम लगेगा। और ये जो पीरियड है एक बहुत ही वोलेटाइल, बहुत ही सबड्यूड पीरियड इंडियन आईटी कंपनीज के लिए रहेगा। और इसमें रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, हर चीज सफर करेगा। और कौन सक्सेसफुल होगा एआई वर्ल्ड में, कौन सक्सेसफुल नहीं होगा, वो भी बताना मुश्किल है। तो इसीलिए आईटी से तो मैं दूर रहने की ही जनरली सलाह दूंगा। स्पेसिफिक काउंटर कहीं कुछ अच्छा डेवलपमेंट है वो अलग बात है, जनरली आईटी से दूर रहे। मतलब मोटा कौन से हाँ प्लीज प्लीज सर। अब कौन से सेक्टर में जाना है, इसमें मैं एक सेक्टर का सलाह निवेशक को दे रहा हूं, यहां पे आपको भी बताऊंगा। फार्मा। देखिए, फार्मा आप डिफेंसिव कहें या एग्रेसिव कहें मुझे मालूम नहीं है, और मैं ऐसे क्लासिफाई नहीं करता हूं। मुझे तो लगता है इंडियन फार्मा ऐसी स्थिति पे है जहां पे आईटी आज से 20 साल पहले था। एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है। और 3 तरह के आईटी फार्मा कंपनीज ब्रॉडली हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक सेट ऑफ कंपनीज है जो कि आर&डी और अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे सन फार्मा सबसे आगे है। लगभग 70% उनका रेवेन्यू ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट से आ रहा है, ऑर्गेनन के साथ मर्जर होने के बाद। अब ये यूनिक लेवल पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां और कोई इंडियन आईटी कंपनी नहीं है। पर ये दिशा में, ये डायरेक्शन में ग्लेनमार्क, सिप्ला, वॉकहार्ट, कुछ हद तक लुपिन, सब लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगला 5-7 साल में ये सब लोग इसी दिशा में अपना जर्नी करेंगे। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल, स्ट्रक्चरली साउंड, और दे विल स्टार्ट कंपीटिंग विद ग्लोबल प्लेयर्स। तो एक सेगमेंट ये हो गया। दूसरा सेगमेंट है जो सीडीएमओ वगैरह जो कंपनीज है, जो कि जो लीडिंग फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज है, उनके लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि चाइना +1 एक एस्टैब्लिश पोजीशन यूएस, यूरोप में है, और उसके कारण इंडियन कंपनीज को जो सीडीएमओ वगैरह में है उनको काम मिलता रहेगा और उनका बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे भी ध्यान देना सही होगा। और जैसे मैं कह रहा था कि एक कस्प पे हम लोग आ गए हैं, एक क्वांटम लीप इस दोनों दिशा में देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तीसरा सेगमेंट इंडिया डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज। ये डोमेस्टिक फार्मा में भी 25% सीएजीआर है पिछले कुछ सालों से, और ये चलता रहेगा। तो डोमेस्टिक फार्मा में भी जबरदस्त ग्रोथ है। तो कंपनी जैसे मैनकाइंड फार्मा, 95% उनका जो प्रोडक्शन है, वो रेवेन्यू है, वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। तो आप फार्मा का कोई भी सेगमेंट चुन लीजिए और वहां पे ध्यान दीजिए, अच्छा खासा ग्रोथ मिल रहा है। और वैल्यूएशन चीप नहीं है, कहीं भी वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर आप थोड़ा लंबा समय के लिए निवेश करने का सोचिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। साथ में और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, फार्मा के साथ हेल्थ केयर में भी ध्यान दीजिए। हॉस्पिटल सेक्टर में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो देखेंगे कि जबरदस्त कंसोलिडेशन चल रहा है। और ये कंसोलिडेशन जो बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर है उनको एक डिफरेंट लेवल पे ले जाए। तो वो अपोलो फार्मेसी हो, या मेदांता हो, या जो नारायण हृदयालय हो, या कोई भी मैक्स हेल्थ केयर हो, इनको एक डिफरेंट लेवल पे ले जा रहा है। और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर इन कंपनीज में निवेश करिए, लंबी अवधि के लिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न। ठीक है, चाहे फार्मा हो चाहे हेल्थ केयर हो, लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। भले ही वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। सर, ये तो बात हो गई जो कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं। अब जरा कुछ जो कंपनियां लिस्ट होने वाली हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। एनएससी के आईपीओ का बज़ है सर, उसको लेकर आपका क्या व्यू है? अब तक का सबसे बड़ा इशू ये हो सकता है, और अमूमन ऐसे इशू जब बाजार में आते हैं ना, तो ऐसी बाजार में अवधारणा होती है कि बाजार का पीक बना देते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ये सक इन कर लेते हैं। क्या एनएससी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, या इसके कॉन्ट्रेरी बाजार के कई ऐसे तबके हैं जिसकी री रेटिंग हो जाएगी केवल एनएससी के आईपीओ से ही? जी, मुझे लगता है जी दूसरा जो आपने कहा वही होगा। लिक्विडिटी की कमी नहीं है, और इसमें एनएससी के इशू में बहुत सारे विदेशी निवेशक भी पैसा निवेश करेंगे, जिसका हम लोगों को इंतजार है। तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा। एनएससी एक
स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट कंपनी है कैपिटल मार्केट के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो और बहुत ही अच्छा कंपनी है, सॉलिड परफॉर्मेंस हमेशा से रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत अच्छा होल्ड है मार्केट में। और इसमें इस इशू के बाद इंडियन कैपिटल मार्केट का डेप्थ बढ़ेगा। और बीएसई, अगर बीएसई की बात करें, बीएसई में लिस्टेड होगा एनएसई, तो बीएसई की वॉल्यूम, बीएसई की ट्रेडिंग, बीएसई में अट्रैक्शन भी आना चाहिए। तो ओवरऑल हम बहुत पॉजिटिव हैं और मुझे नहीं लगता है लिक्विडिटी रिलेटेड कोई चैलेंज एनएसई इशू को लेके आएगा। मतलब आपका राइवल या प्रतिद्वंदी कंपनी आप ही की एक्सचेंज पर आकर लिस्ट होगी और आपको फायदा देगी, राइट? ये भी एक अलग सिचुएशन बनेगी। खैर, अच्छा, एनएसई के आईपीओ के साथ साथ सर वेदांता का डीमर्जर प्रोसेस पूरा हो चुका है। मैं ये अपॉर्चुनिटी लेकर आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि 4 नई कंपनियां बाजार में लिस्ट हो गई हैं। एक क्राउन ज्वेल, जो कि एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वेदांता एल्यूमिनियम उसमें से निकल के आया है। तो क्या वाकई में सर वैल्यू अनलॉकिंग जिस मंशा के साथ ये प्रोसेस किया गया था, आपको वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आ रही है या फिर आने वाले समय में नजर आती है? अगर हाँ, तो क्या आपको इस चारों कंपनियों में से या वेदांता जो रेजिडुअल बिजनेस है उनमें से कोई मल्टी बैगर बनता हुआ दिख रहा है इन चारों में से या वेदांता में से? बिल्कुल, मैं तो पिछले 2 साल से वेदांता रेकमेंड करते आया हूं और मुझे तो दिख रहा है वैल्यू अनलॉकिंग। 500-600 रुपया वेदांता जो कंसोलिडेटेड जो पुराना वेदांता का प्राइस था, आज देखिए आप सारे जो लिस्टेड है सारे जोड़ लीजिए, देखिए कितना बड़ा वैल्यू बढ़ गया है। और वेदांता एल्यूमिनियम ऑब्वियसली सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एल्यूमिनियम में वो बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। पिछले 10 दिन की बात छोड़ दीजिए, एल्यूमिनियम प्राइसेस ग्लोबली नीचे आए वार खत्म होने के कारण, बट एक स्ट्रक्चरल रैली एल्यूमिनियम में चल रहा है, वो चलता रहेगा। तो वेदांता एल्यूमिनियम तो डेफिनेटली वर्थ बाइंग है। बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आए हैं रिकमेंड करके। इसके अलावा मुझे तो वेदांता जो रेसिडुअल कंपनी है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे हिंदुस्तान जिंक है और हिंदुस्तान जिंक का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, सिल्वर वहां पे है, ओनली सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द लिस्टेड स्पेस। तो सब चीज मिला के मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी कंपनीज भी ठीक ठाक है, पर मैं उतना उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो वैल्यू के हिसाब से आप कह रहे हैं कि वेदांता एल्यूमिनियम ये बहुत अच्छा बिजनेस है, यहाँ पर आप जरूर फोकस करके चल सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन या फिर गोल्ड सिल्वर की बात करूँ, जो मेरा आखिरी सवाल है, कोई सर आपने सेक्टर्स की बात तो कर ली, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जो आपके मन में है, जो बहुत अट्रैक्टिव या बहुत वैल्यू प्ले के हिसाब से आपके सामने नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं एक कंपनी का जिक्र करना चाहूंगा, शायद बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, जारो एजुकेशन, JARO। जारो ये है जी जी। देखिए, इसका खास बात यह है कि हायर एजुकेशन और अपस्किलिंग क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है और यूनिक कंपनी है। लिस्टेड स्पेस में ये कंपनी, ऐसा कोई कंपनी है नहीं। और इनका टाई अप सारे IIMs और IIT और अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देश विदेश के साथ है, और जिसके चलते बहुत अच्छा परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखा रहे हैं। साथ में अगर आप देखेंगे बाकी जो लिस्टेड ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज है, उनके ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 2-2.5 हजार रुपया होता है, और इनका क्योंकि हायर एजुकेशन और अपस्किलिंग में है, इनका ARPU 80,000 रुपया प्लस होता है। तो फंडामेंटली स्ट्रक्चरली एक अलग किस्म का कंपनी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले दिनों में अगर आप ग्लोबल कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो ये साफ दिखता है कि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इनफाइनाइट है। तो मैं तो यहाँ पे निवेशक को निवेश करने की बिल्कुल सलाह दे रहा हूँ। मैं तो प्राइस डबल होते देख रहा हूँ 1-1.5 साल के अंदर। ओके, प्राइस डबल हो सकता है 1 से 1.5 साल के नज़रिए से, जारो इंस्टीट्यूट की जहाँ तक बात है, तो डबलिंग हो सकती है यहाँ पर। लास्ट सवाल आपसे सर, आपने बातचीत में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन या फिर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की बातचीत करी है, जिसमें अलग अलग एसेट क्लासेस होने चाहिए। आपने कहा था कि आपका एक्सपोजर जो है वो फिक्स्ड इनकम में भी होना चाहिए। मेरा सवाल सर गोल्ड और सिल्वर को लेकर है, स्पेशली सर जो पिछला महीना था, अगर आप MP का डेटा देखेंगे तो जो गोल्ड ETF हैं उनमें 14 महीने के बाद सर पहली बार ऐसा हुआ है जब हमने आउटफ्लो देखा है। तो गोल्ड सिल्वर के जो प्राइजेस हैं वो ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने के लो पर पहुंच गए हैं। ये पिछले 2-3 दिन में जो मूव आया उसको छोड़कर मैं बोल रहा हूं। क्या सर ये जो गिरावट हुई है ये खरीदारी करने का मौका है, या और डाउनसाइड अभी बाकी है, थोड़ा और गिरने दे उसके बाद? और अगर हाँ, तो कितना पोर्टफोलियो में एलोकेशन होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर का इन टर्म्स ऑफ योर पोर्टफोलियो साइज? देखिए, ये भी मैं एक जनरल स्टैंडर्ड इंडिविजुअल के हिसाब से कह सकता हूँ।
30 से 40 साल के बीच में जिनका उम्र है, उनके पोर्टफोलियो में 10% कमोडिटी में होना चाहिए, गोल्ड सिल्वर मिला के। और स्पेसिफिकली आपका जो सवाल है गोल्ड सिल्वर में अभी क्या करना चाहिए, मुझे तो लगता है कि अगर आपका नजरिया ट्रेडिंग का नहीं है तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि यहां से भी मुझे 1-1.5 साल का अगर नजरिया रखे 10-15% रिटर्न आराम से दिखता है गोल्ड सिल्वर। तो गोल्ड सिल्वर रखना चाहिए, गोल्ड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है। पहले जो बड़ा था वहां पे अनरियलिस्टिक दिख रहा था, तो करेक्शन होना ही था और करेक्शन हुआ है, अच्छा हुआ है। चलिए ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर भी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। 10% के आसपास का एलोकेशन तो आप रख ही सकते हैं, और अगर आप 1 से 1.5 साल का व्यू लेके चलते हैं तो 10-15% का रिटर्न तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, और डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो की हो जाएगी, जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आई होप हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा, कुछ नए आइडियाज़ भी उनको मिले होंगे। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर, कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? नहीं, जिन शेयर्स का जिक्र मैं करता हूं वो मेरे पास नहीं है, पर हम निवेशक को यही शेयर खरीदने की सलाह देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो ये थी हमारी खास पेशकश मार्केट आउटलुक, और आप सुन रहे थे सुदीप बंदोपाध्याय जी को, जिनके पास मार्केट का 3 दशक का अनुभव है। कह रहे हैं कि अपना पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाइड रखिए, अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा लगाइए, मिड कैप स्मॉल कैप को भी अपने पोर्टफोलियो में रखिए, गोल्ड सिल्वर को भी थोड़ी सी जगह दीजिए, और यहाँ से बाजार में अच्छी खासी अपसाइड बनती हुई नजर आ सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, कुछ सेक्टर्स की बातचीत भी कही है, अगर आप उनमें ज़्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। ऐसे ही हम लगातार कई सारे दिग्गजों के साथ, मार्केट वेटरन्स के साथ बातचीत करते रहते हैं, ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि आने वाले दिनों में बाजार की चाल कैसी रह सकती है और आपको अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से बदलाव करने हैं, ताकि आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सकें। इस खास चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूं। नमस्कार।